हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आ गए आपके लिए हिंदी का से संबंधित एक नया वीडियो लेकर। आज की वीडियो भी कुछ खास है। ये क्या खास है? आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज से हम अपनी यानी कि क्लास 10th कोर्स ए की जो बुक हमारी मेन है शतज भाग 2 उसके गद्य खंड का अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने काव्य खंड पढ़ लिया है, बहुत ध्यान से देखा हमने, उसके करीबन 6 चैप्टर थे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, जिसमें मैंने आपके पाठ के लिए जो भी कवि रहे उनके परिचय, पाठ रूपरेखा और सारा लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन प्लस भावार्थ, ये सारी चीज़ें क्लियर करी। लेकिन गद्य खंड में थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे बदलती है? गद्य खंड जो है वो हमारी कहानी विधा में, निबंध विधा में या उपन्यास रहते हैं, एकांकी रहते हैं, इस तरीके से है। यहाँ पर जो हम सबसे पहला अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेताजी का चश्मा, ये स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। तो इस पार्ट में जो हम खास तौर से जिस पे ध्यान देंगे वो पार्ट की जो मेन, क्योंकि पूरा पार्ट तो आपकी बुक में ही है, हम यहाँ पर पार्ट के सार को समझाएंगे, यानी कि जो मेन मेन चीज़ें हैं उन्हें समझाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप सिर्फ हिंदी में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट आप कभी भी पढ़ते हो तो हमेशा बुक को पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रिपरेशन हम पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। कोई भी चैप्टर आप लो तो उसमें आपको क्या करना है कि पूरा आपको थ्रू आउट जितना भी पेपर उसमें बुक में दिया गया उसे आपको पूरा पढ़ना है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम आपको सार तो समझा रहे हैं, लेकिन सार में क्या हो जाती है, थोड़ी चीज़ें शॉर्ट कर दी जाती हैं। कभी कभी किसी का वक्तव्य है, कुछ है जिसे हम कम कर देते हैं। तो बुक का हमारा पढ़ने ज़रूरी होता है, क्योंकि किसने क्या बोला, क्या कहा, ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा क्लियर तरीके से दी रहती हैं। तो चलिए, जैसे कि आज के वीडियो में हम आ जाए। आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं उसको पहले आप ध्यान से देखिए। ये है क्लास 10th कोर्स ए। ध्यान रखिएगा, कोर्स ए और बी दोनों में बुक्स अलग अलग चलती हैं, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ क्लियर करती हूँ। कोर्स ए की हमारी 2 बुक चलती हैं, शतज भाग 2, कृतिका भाग 2। तो अभी हम शतज भाग 2 के गद्य खंड पर हैं। गद्य खंड का हमारा पहला अध्याय है, जबकि बुक का हमारा 7वां अध्याय है। क्या है? स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित एक कहानी हमारे सामने है, नेताजी का चश्मा। अब ये नेताजी कौन है? नेताजी है सुभाष चंद्र बोस जी है। तो उन्हीं के बारे में है, उनकी मूर्ति लगी, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। तो वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लें कि इस पार्ट पूरे वीडियो में हम देखेंगे क्या। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। अब लेखक कौन है? हमारे स्वयं प्रकाश जी। अब इनके बारे में हमें पूरा आपको बताना पड़ेगा, इनका जन्म कब हुआ, या इन्होंने इनकी जो रचनाएं, कृतियां रही, पुरस्कार रहे, सभी कुछ हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे पाठ की रूपरेखा पर। पाठ की रूपरेखा, जैसे कहानी है तो कहानी का कथ्य जो है वो आपकी पाठ की रूपरेखा में आता है, यानी कि जो हम कहानी को सिर्फ 1 या 2 लाइन में आपको क्लियर कर देंगे। फिर हम पाठ के सार को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम ये पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हम जैसे कि मैंने बोला कि हम लेखक परिचय देखेंगे। तो लेखक हमारे स्वयं प्रकाश जी। हर चैप्टर के लेखक को याद रखना जरूरी है। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर, यानी इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में वर्ष 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह नौकरी के लिए राजस्थान आ गए। वे भोपाल में वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अब क्या, कौन कौन सी पत्रिका है, क्या क्या चीजें हैं, सब। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संथान, यह उनके 13 कहानी संग्रहों में से उल्लेखनीय कहानी संग्रह है। तो उनके टोटल कितने कहानी संग्रह गए? 13 कहानी संग्रह, जिसमें से मेन के नाम यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कौन से हैं? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, संथान। ठीक है। इन्होंने उपन्यास की भी रचना करी है, जिसमें बीच में विनय और ईंधन प्रमुख उपन्यास है। तो उपन्यास मतलब नॉवेल्स। ठीक है। तो 2 के मेन यहाँ पर नाम दिए गए। स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया है, यानी कि इनकी जितनी भी कहानियां आप देखेंगे ये मिडिल क्लास से ज़्यादा बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो उसमें आपका अच्छा सा चित्रण मिलेगा कि मिडिल क्लास की लाइफ किस तरीके से होती है, क्या होती है, उनके जीवन की परेशानियां क्या होती हैं, इन सबसे संबंधित रहता है।
उनकी कहानियों में आम आदमी पर हो रहे शोषण पर कटाक्ष यानी तीखा व्यंग किया गया है। अब क्या है, आम आदमी यानी कि जो नॉर्मल इंसान होता है, मध्यम वर्गीय, उस पर किसी तरह का अत्याचार हो रहा है या दबाया जा रहा है या उसे बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, इस तरह पे बहुत ही जो तीखा व्यंग वो करते हैं। स्वयं प्रकाश की शैली प्रभावपूर्ण, रोचक और वर्णनात्मक है। उनकी भाषा में तत्सम व देशज शब्द मिलते हैं। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होने के कारण उनकी भाषा अत्यंत प्रभावी रूप से व्यक्त होती है। अब कि जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इसी तरह की भाषा का वो इस्तेमाल किस में करते हैं, अपनी कहानियों और उपन्यास में करते हैं, जिससे लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं और उनकी कहानियाँ प्रभाव छोड़ पाती हैं लोगों पर। ये तो हो गया हमारे लेखक का परिचय। अब हम आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा पे, यानी कि ये जो पूरा पाठ है इसके कथ्य को समझेंगे और ये सारी चीजें। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। तो देशभक्ति का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि हम देशभक्त हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये जो इंडिया का जितना भूभाग है हम सिर्फ इससे प्रेम करेंगे। इसमें मौजूद हर एक चीज से हमें प्यार करना है। प्रकृति रूप में पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, तालाब हो, कुछ भी हो, उन सब को हमें प्यार करना है, उनका संरक्षण करना है, उन्हें साफ रखना है। जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, इन सभी से प्यार करना, इज्जत करना, ये सभी देशभक्ति के अंतर्गत आता है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। तो ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी देशभक्ति की भावना कुछ अलग तरीके से व्यक्त करी है, जिसका खुद का जीवन अभाव है, लेकिन उसके पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उन उसी उपलब्ध साधनों से वो अपनी देशभक्ति को व्यक्त कर रहा है। परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। तो कुछ ऐसे लोगों का भी उसमें वर्णन है इस कहानी में, जिसमें ऐसे जो देशभक्त लोग होते हैं उन पर वो लोग हंसते भी हैं। तो उनका वर्णन भी हम यहाँ देखेंगे। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस पूरी कहानी में एक मेन कैरेक्टर है कैप्टन, जिनके जरिए इन्होंने देशभक्ति की भावना को सभी के सामने रखा और ये कहा कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत सक्षम हैं या आपके पास बहुत समृद्धि है तो ही आप देशभक्ति अपना सकते हैं। देशभक्ति हर व्यक्ति के इंसान में होती है और वो अपने अपने तरीके से उसको व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ हमारे अंदर भी उस देशभक्ति की भावना को उजागर करने की कोशिश करी है कैप्टन के जरिए। ठीक है, तो ये तो पाठ की रूपरेखा हो गई। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ का सार, यानी कि ये जो पूरी हमारे बुक में कहानी है उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करके पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी फिर से आप ये बुक को बोलूँगी कि जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करें एक बार बुक से ज़रूर पढ़िएगा। बाकी समझने का काम तो आप यहाँ से कर सकते हो। मान लो कि बुक में अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में तो उसे आप यहाँ समझ सकते हो, लेकिन बुक में बहुत सारे शब्द ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें आपको समझना ज़रूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कहानी हमारी हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। कहानी हमारी शुरू यहीं से होती है, वो कस्बे का वर्णन है और हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजरते हैं तो वो क्या क्या देख रहे हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस से गुजरते थे, यानी कि उस गांव से वो गुजरते थे। जो हमारा कस्बा है उसमें कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक न्यायपालिका थी। तो हमारे जो इस पूरी कहानी के जो सहनायक जिनको हम बोल सकते हैं, नायक तो हमारा कैप्टन है लेकिन सहनायक जो हैं यानी कि जिन्हें हम सहायक कलाकार भी बोलेंगे, वो है हालदार साहब। उन्हें एक कंपनी में वो काम करते थे, तो उस कंपनी के काम के पर्पस से उन्हें हर 15 दिन के अंदर जो है इस कस्बे से गुजरना पड़ता है, जिस कस्बे की हम अब बात कर रहे हैं। अब ये कस्बा कैसा है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, बस हाँ इतना है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। क्या है उसके अंदर, देखिए उसमें कुछ पक्के मकान हैं, एक छोटा सा बाजार है, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय हैं,
एक सीमेंट का कारखाना है, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका भी है। अब नगर पालिका इसी में बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। अब छोटा सा बाजार है, तो वो बाजार के चौराहे पर जो मेन सेंट्रल पॉइंट है, उसमें नेताजी की संगमरमर की एक मूर्ति लगी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। तो हर 15 दिन में गुजरते और उस मूर्ति को देखते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे न्यायपालिका ने किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया है। अब क्या है, जब उन्होंने पहली बार उस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा जो उत्साही व्यक्ति था, नगर पालिका का अधिकारी, उसने जल्दी में ये मूर्ति बनवा दी जब पहली बार देखा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफी समय, पत्र व्यवहार आदि में लग गया हो। यानी कि जब ये मूर्ति को बनवाया जा रहा हो, जैसे कि एक सरकारी कार्यालय में काम भी होता है कि किसी भी मूर्ति, कोई भी काम में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे फाइल वर्क्स ज्यादा होते हैं, तो वही पत्र व्यवहार में थोड़ा टाइम लगा होगा। और बाद में कस्बे के इकलौती हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया। तो जो हाई स्कूल था, वहां के ड्राइंग मास्टर को ये काम सौंप दिया गया कि आप मूर्ति बनाइए, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया। अब ड्राइंग मास्टर को क्या था कि उनको जब ये काम सौंपा गया तो उन्होंने ये वादा कर दिया कि हम 1 महीने में ये मूर्ति बनाकर आपको दे देंगे। तो एक्चुअली जो बुक में वर्डिंग है वो क्या है, 1 महीने में बनाकर पटक देने का वादा किया, ये वर्डिंग उसमें है। अच्छा, ये इससे पहले का जो वाक्य है कि भाई सरकारी जो अधिकारी था नगर पालिका का, उस नगर पालिका का कार्यकाल खत्म होने वाला था। 5 साल की नगर पालिका का कार्य होता है, तो हो सकता है उसमें उनका कार्यकाल खत्म होना था। अब नगर पालिका को कुछ ना कुछ काम करना था, समय कम है, तो उन्होंने सोचा मूर्ति बनवा के लगवाया जाए। लेकिन अब समय कम है तो जल्दी बनना है, तो उन्होंने कुछ मूर्तिकारों के उनको जानकारी नहीं थी, पता करा तो भाई मूर्तिकार बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, तो वो उनके बजट में नहीं बैठ रहा, तो इसीलिए ड्राइंग मास्टर के पास ये काम आ गया। तो वो ड्राइंग मास्टर का नाम था मोतीलाल। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और इसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। अब मूर्ति 1 महीने में ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने बनाकर तो रख दी, लेकिन इस मूर्ति की एक कुछ अलग खास बात थी। मूर्ति पूरी बनी लेकिन इसका चश्मा नहीं बना। ठीक है, चश्मा अब या तो ड्राइंग मास्टर बनाना भूल गए, या संगमरमर का बनाया गया होगा, टूट गया होगा, जो भी रीजन हो, लेकिन उस मूर्ति पे चश्मा नहीं था। अब सबसे खास बात ये कि जब हमारे हवलदार साहब ने ये मूर्ति देखी तो उस मूर्ति पे असली का चश्मा लगा था। अब नेताजी को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उनका पतले तार वाला एकदम गोल फ्रेम का चश्मा रहता है, लेकिन जब हमारे हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति देखी तो उसमें मोटे फ्रेम वाला चौकोर काला चश्मा था। हवलदार साहब को मूर्ति बनाने वाले का यह नया विचार बहुत पसंद आया। जब हवलदार साहब ने देखा कि अरे भाई ये मूर्ति बनाई गई है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा उसमें कि भाई मूर्ति तो कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो ये विचार उनको बहुत अच्छा लगा। अब मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण, अब जब वो वहां से गुजरे, एक बार गुजरा तो काले फ्रेम वाला मोटा चौकोर फ्रेम का चश्मा था, दूसरी बार दूसरा चश्मा था। तो अब उनको ये लगा कि भाई हमें पता करना चाहिए कि ये चश्मा आखिर कैसे बदलता है। हवलदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा था। पहली बार जब देखा था तब दूसरा था, दोबारा देखा तो दूसरा चश्मा था। हवलदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। अब पूरा चौराहे पर जो है पान वाले की एक दुकान थी जिसके यहाँ भीड़ थी, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई उसके यहाँ पान भी खा लेंगे और कारण भी पूछ लेंगे। वो गए पान वाले के पास कि भाई क्या कारण है कि ये जो मूर्ति का चश्मा बदलता है। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। एक कैप्टन नाम का व्यक्ति बताया जो इस चश्मों को बदलता है। हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। अब जैसा कि नाम, हम किसी व्यक्ति का नाम सुने तो थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। तो कैप्टन नाम से जो नेताजी हवलदार साहब के दिमाग में जो चित्र बनता है वो एक फौजी का चित्र बनता है, या तो कोई फौज का सिपाही होगा, या उन्होंने सोचा कि आज़ाद हिंद फौज का कोई जो सिपाही होगा।
तो इस संबंध में पूछे जाने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब जब हालदार साहब के दिमाग में एक चित्र बन गया कैप्टन के नाम से कि भाई कोई फौजी व्यक्ति होगा, तो उन्होंने ये बात सीधे पान वाले से पूछ ली कि भैया क्या वो कोई फौजी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई वो है, सिपाही है। तो जो पान वाला था उसने थोड़ा मजाक करते हुए एक बात बोली। क्या बोला? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अब ये बात हमारे हालदार साहब को बहुत बुरी लगी। अब क्यों लगी देखिए। उसी समय हालदार साहब ने देखा, अच्छा हाँ, ये उनको बुरा बहुत लगा। ठीक है, ये बात हम आपको बता दें क्यों बुरी लगी। क्योंकि हालदार साहब के हिसाब से नेताजी की मूर्ति पे जो चश्मा लगा रहा है वो व्यक्ति एक जो क्या कहते हैं देशभक्त इंसान है। अब ऐसे व्यक्ति का अगर मजाक उड़ाया जाए तो ये बहुत गलत बात होती है कि नहीं होती है। तो किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। ये पानवाले का करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन चलिए ठीक है। इतने में क्या हुआ, पानवाले ने जो इशारा करते हुए दिखाया कि वो देखिए जो है वो कैप्टन आ रहा है। अब जब तक वो कैप्टन को देखते उससे पहले हमारे हालदार साहब के दिमाग में कैप्टन को लेकर एक चित्र बना था, जिसमें वो तंदुरुस्त व्यक्ति है, थोड़ा सा अनुशासनात्मक व्यक्ति है, हेल्दी है, इस तरह का व्यक्ति का एक स्केच उनके दिमाग में बन चुका था। लेकिन अब जैसी पान वाले ने इशारा किया तो उन्होंने मुड़कर देखा कैप्टन को। कैसा था कैप्टन? उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। अब उनके दिमाग में जो चित्र बना था और उन्होंने कैप्टन को जैसे देखा वो बिल्कुल अपोजिट था। तो जब उन्होंने देखा तो वो वाकई अवाक रह गए। अरे ये व्यक्ति ऐसा, मैंने तो कुछ और सोचा था। अब वो देखने में कैसा था? मरियल दुबला पतला सा बूढ़ा सा व्यक्ति था, एक पैर से लंगड़ा था, सर पर गांधी टोपी लगा रखी थी, चश्मा पहन रखा था। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता था। अब क्या था, वो एक डंडा लिया था, डंडे पे एक तख्ती लगी थी, उस तख्ती पे ही वो चश्मे टांग कर गली गली घूम फिर कर चश्मा बेचता था। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता और उस मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता। अब कैप्टन क्या था, वो गली गली घूम के चश्मा बांटा करता था, बेचा करता था और नेताजी की मूर्ति के पास आके खड़ा हो जाता, जैसा कि आप लोग अपनी बुक में पिक्चर भी देखोगे। ठीक है, तो उसमें क्या करता था, मूर्ति पे जो चश्मा जैसे उसने लगा दिया, अब कोई ग्राहक आया, उस ग्राहक को वो चश्मा पसंद आया जो नेताजी की मूर्ति पे है, तो वो चश्मा उतार कर वो दे दिया करता था और फिर नेताजी की मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा देता। अब ये चीज है कि वो मूर्ति पे चश्मा क्यों लगाता था, शायद उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो मूर्ति का चश्मा लगा देता था। जो भी रीजन रहा हो, तो वो इसी तरीके से बेचता था। मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी। अब चश्मे के पीछे की क्या कहानी थी? हवलदार साहब को पानवाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हवलदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। अब जब मूर्ति पे चश्मा उन्होंने लगा देखा था ना डिफरेंट तरह का, तो पान वाले से ये चीज़ पूछी भी थी उन्होंने कि भाई मूर्ति पे असली जो नेताजी का चश्मा है आखिर वो क्यों नहीं है। तो पान वाले ने ये चीज़ बताया कि जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, वो उस मूर्ति पे चश्मा बनाना भूल गए थे, इसीलिए उस पर चश्मा नहीं था। तो कैप्टन को बिना जो चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो चश्मा लगा देता था। ये सारी चीज़ उनको पता चली, कैप्टन को भी देख लिया, सारी चीज़ें उनको क्लियर हो गई। अब करीबन 2 साल तक हवलदार साहब कंपनी के काम से हर 15वें दिन इस कस्बे से गुजरते और मूर्ति पे लगे हुए बदले बदले चश्मे को देखते रहते और प्रसन्न होते रहते। ये करीबन काम कब तक चला? 2 साल तक चला। फिर क्या हुआ? मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण, अब 1-2 साल तो ये काम चलता रहा। फिर एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा था ही नहीं। फिर क्या हुआ? एक दिन जब हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था।
2 साल तक हम उन्हें जिस चीज़ की देखने की आदत पड़ गई थी, वो उस कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते गुजरते हुए चश्मे वहाँ पर रुकते, पान खाते, मूर्ति के सामने खड़े होकर उस मूर्ति को निहारते। ये उनकी एक आदत सी बन चुकी थी। लेकिन एक दिन आदत से विपरीत काम हुआ। वो उस कस्बे से गुजरे, मूर्ति पे चश्मा नहीं था। वहां पर पान वाले की दुकान क्या, उस समय बाजार की सभी दुकानें बंद थी। तो ना वो पान खा पाए और ना ही ये पूछ पाए कि आखिर मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है। तो जैसे तैसे वो वहां से चले गए। फिर अगली बार 15 दिन बाद वहां से गुजरे। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। 15 दिन बाद गुजरे, फिर से उन्होंने उस मूर्ति को बगैर चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया। हालदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की रहेगी। पहली बार तो भाई पान वाले की दुकान भी बंद थी, बाजार भी बंद था। 15 दिन बाद फिर हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने फिर उस मूर्ति को बगैर चश्मे के देखा। तो अब की क्या था, दुकान खुली थी। तो वो रुके, वो गए पान वाले के पास। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है कि अब मूर्ति पे चश्मा नहीं है। तो पान वाला, जो बहुत ही हंसमुख किस्म का व्यक्ति था, मजाक करता रहता था, जब उससे ये सवाल पूछा गया तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और अपनी आंखों को अपने गमछे से पोंछते हुए वो बोला कि साहब कैप्टन मर गया। ये बात सुनते ही एक धक्का सा लगा हालदार साहब को। धक्का कैप्टन के ना रहने से ज्यादा ये था कि एक देशभक्त व्यक्ति जो है वो नहीं रहा। और वो सोचने लगे कि अब ऐसा कौन देशभक्त व्यक्ति होगा जो इस मूर्ति की कमी को पूरा करेगा। तो उनको अब चिंता होने लगी थी अपने समय में देशभक्तों के ऊपर, कि यहाँ अब कोई देशभक्त नहीं बचा, आने वाली पीढ़ी में कोई देशभक्त नहीं है जो इस मूर्ति के इस खालीपन को भर सके। इसको वो चिंता में लिए हुए गाड़ी में बैठे और वो वहां से चले गए। फिर क्या हुआ, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। अगली बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई मूर्ति को, नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। अब क्या हुआ, अब उस दिन उनको पता चला कि कैप्टन मर गया, तो मूर्ति पे चश्मा नहीं है। तो उन्हें वो मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उनके दिल में बहुत सारी चिंताओं को पैदा कर रही थी। अगली बार फिर 15 दिन बाद वो उस जगह से गुजरे कि अब उन्होंने जब गुजरना था तो उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि आज आप तुम कस्बे में रुकना नहीं, हम पान नहीं खाएंगे, मुझे कुछ काम की जल्दी है, सीधे ले चलना। उन्होंने मना किया। ये सोचा और ड्राइवर ने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही वो ड्राइवर बिना रुके, जैसे हमको रुकना नहीं होता है तो हम स्पीड से जाते हैं, तो उसी स्पीड से ड्राइवर जा रहा था। लेकिन अब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन आदत से मजबूर उन्होंने उस मूर्ति की तरफ अपना सर घुमा ही दिया। और सर घुमाया तो देखकर वो चौंक गए। क्या था, उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा था। अब सरकंडा क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हुए उन्हें सरकंडा अच्छे से पता होगा। सरकंडा जो है मोस्टली खेतों के किनारे किनारे जो है खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये एक तरह का ऐसी लकड़ी होती है जो बेंड हो जाती है, इजीली जो है उसे बेंड किया जा सकता है और कोई भी शेप दिया जा सकता है। मोस्टली गांव के बच्चे जो है इससे तरह तरह के शेप बनाने में बहुत ही महारत रखते हैं। तो ये गांव की जो झोपड़ियाँ होती हैं उनके छप्पर में भी लगता है और आप चाहें तो इसे ईजिली, जब तक वो गीली रहती है तब तक ईजिली आप किसी भी शेप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चे भी उससे उन्होंने उस एक चश्मा बना दिया नेताजी की मूर्ति पे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने पहले ही बोल दिया था ड्राइवर से रुकना नहीं, वो तो तेजी से जा रहा था। अब जैसे ही उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो तुरंत ड्राइवर से बोला कि गाड़ी रोको। अब ड्राइवर जब तक गाड़ी, उसने जैसी ब्रेक लगाई तो बहुत तेजी से ब्रेक की आवाज हुई और गाड़ी रुकती रुकती उससे पहले ही हालदार साहब जीप से कूद कर मूर्ति के सामने आकर खड़े हो गए जिस पे लगा था सरकंडे का चश्मा। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों भाई, मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी, अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। तो कैप्टन के मर जाने के बाद वो जिस चीज को लेकर चिंतित थे कि अब क्या होगा, क्या हमारे देश में देशभक्त नहीं बचे हैं जो इस मूर्ति के खालीपन को भर सके या नेताजी के महत्व को समझ सके। लेकिन उस सरकंडे के बने चश्मे को जब उन्होंने मूर्ति पे देखा तो उन्हें इस चीज का एहसास हो गया कि नहीं, मेरी ये चिंता व्यर्थ है।
आने वाली पीढ़ी इस चीज को लेकर सजग है, यानी कि जिन्होंने अपने अपने देश की आजादी के लिए जान दी, उनके महत्व को जानती है, उनकी कद्र करती है, और इसीलिए उस पर उन्होंने जो उनके पास संसाधन उपलब्ध थे, बच्चों के पास तो संसाधन ज़्यादा नहीं होते, तो उनके पास खेलने के ही जो संसाधन थे, यानी कि जैसे कि सरकंडा, उसी से उन्होंने वो चश्मा बनाकर लगा दिया। और वो बहुत देर तक उसी मूर्ति को खड़े हुए देखते रहे और मन ही मन प्रसन्न होते रहे कि मैं जो चिंता कर रहा था वो व्यर्थ है। आने वाली कौम जो है अभी बकाया है, जिसके अंदर ये देशभक्ति की भावना बाकी है, देशभक्तों के लिए आदर सम्मान बाकी है, अपने देश के लिए उनके मन में इज्जत बाकी है। तो ये थी हमारी ये पूरी कहानी, जो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन हमें संदेश बहुत अच्छा दे दिए। तो हमने ये पूरी कहानी पढ़ ली, समझ ली। तो देखिए, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पर हम ये बोल सकते हैं कि हर साल एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे गद्यांश में आए, चाहे आपसे वर्णनात्मक प्रश्न में आए, पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह का दे आए, आंसर देना आसान आपके लिए तब हो जाएगा जब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आता हो। तो ये तो मैंने कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ें समझाऊं, लेकिन फिर से आपको एक चीज़ रिमाइंड कराऊंगी, एक बार बुक को उठाकर पढ़ ज़रूर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपने अभी वीडियो देख लिया है, अब क्या करें, कोई बात नहीं, फिर आप बुक उठाकर पढ़ लो। भाई चैप्टर तो आपको यहाँ समझ में आ ही चुका है, चैप्टर के अंदर क्या है, तो मेन जो वक्तव्य हैं, जो शब्द हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर होते जाएंगी। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा गद्यखंड तो शुरू हो चुका है, आगे और भी गद्यखंड के अध्याय लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं अगली बार नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।